Hello all of you, welcome to this session. In today's session, we will discuss some most expected MCQs on principles by F.W. Taylor. He is also known as father of scientific management. तो ये जो principles है ना सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बल्कि if you are preparing in HRM and labor laws तो वहां पर भी F.W. Taylor के contributions पर आपके लिए MCQs करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. So before starting the MCQ session, हम डिस्कस कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने कितने यहाँ पर पुटअप किए आप लोगों के लिए. टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज रहेंगे यहाँ पर 5. मार्क्स जो आपको यहाँ पर मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 5 एंड मार्क्स रहेंगे 10, 10. यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल्स F.W. टेलर ने दिए हैं उनमें से ये क्वेश्चन मैंने खुद पुटअप किए हैं सो दैट आप लोगों ने प्रिंसिपल्स कर लिए. अब इन पर एमसीक्यूज करने के बाद आपकी उन पर जो कमांड है वो और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी. सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन आवर सेशन ऑन F.W. टेलर्स प्रिंसिपल विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. सर functional foremanship principle is given by F.W. Taylor. Reason: in this system, that means functional foremanship में 8 persons were involved to direct activities of workers. Option A, both assertion and reason are correct. Option B, both are correct and R is the correct explanation of A. Option C, A is correct but R is incorrect. Option D, R is correct but A is incorrect. So, functional foremanship definitely किसने दिया है? F.W. टेलर ने दिया है. Assertion is correct. Reason: इस कंसेप्ट के अंदर, इस प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने ये कहा था कि 8 पर्सन होने चाहिए जिनमें से 4 पर्सन प्लानिंग वर्क को डायरेक्ट करेंगे और 4 पर्सन डूइंग वर्क को, जिससे सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग वहां पर हो पाएगा. सो गाइस यहाँ पर ना ये जो कहा गया है, इन दिस सिस्टम 8 पर्संस वर इन्वॉल्व टू डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स, चाहे वो डूइंग की एक्टिविटीज हो चाहे वो प्लानिंग की एक्टिविटीज हो. सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट. बट यहाँ पर कंफ्यूजन किस पॉइंट में आ जाता है, जब आपको ए ऑप्शन में तो कहा गया है कि बोथ आर करेक्ट और बी में कह दिया कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे इन दोनों में? दोनों को तो करेक्ट कहा गया है ना, बट आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ता है कि जो ये रीजन है क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शन ए की. तो यहाँ पर डेफिनेटली ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको आंसर वहां पर बी चूज करना होगा. तो आपको वहां पर सिर्फ ये नहीं देखना होता कि बोथ आर करेक्ट, बल्कि ये भी देखना पड़ता है ऐसे ऑप्शंस के अंदर कि वेदर आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. पहले आपने बोला कि भी फंक्शनल फॉर्मेटशिप प्रिंसिपल इज गिवन बाय F.W. टेलर, फिर आपने उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि इसके अंदर 8 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं टू डायरेक्ट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर. तो पहले में उस कंसेप्ट को बता दिया, दूसरे में उसके अंदर का मेन पॉइंट वहां पर बता दिया. सो दैट्स व्हाई आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. So option B is the right answer. तो सिर्फ स्टेटमेंट्स को समझना ही काफी नहीं है, कंसेप्ट्स को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि ऑप्शंस के बीच में भी आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए कि व्हाट शुड बी योर राइट आंसर, वेदर ए और बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1. In job analysis principle, F.W. Taylor defines the one best way of doing the job. जॉब एनालिसिस प्रिंसिपल इज गिवन बाय F.W. टेलर. उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी भी काम को करने का एक बेस्ट तरीका जरूर होता है. ये है स्टेटमेंट 1. स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके द्वारा उन्होंने ये कहा द बेस्ट वे इज विच. बेस्ट वे वो होता है किसी जॉब को करने का विच रिक्वायर्स लेस मूवमेंट्स, लेस टाइम एंड लेस कॉस्ट. ऑप्शन ए, बोथ आर करेक्ट. Option B, both are incorrect. Option C, statement 1 is correct but 2 is incorrect. And option D, statement 2 is correct but 1 is incorrect.
So here our answer is option A, because both the statements are absolutely correct. देखिए, जॉब एनालिसिस के अंदर उन्होंने फटीग मोशन स्टडी के बारे में भी बात की थी और वहीं पर उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी जॉब को करने का तरीका वो अच्छा होता है जिस तरीके में प्रोसेसेस भी कम लगे, स्टेप्स भी कम लगे, उस काम को करने में टाइम भी कम लगे और ऑब्वियसली बात है प्रोसेसेस मूवमेंट्स कम होंगे तो टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा और कॉस्ट भी कम लगे। अगर ये तीनों चीजें किसी भी तरीके के अंदर इन्वॉल्व है देन दैट वुड बी द बेस्ट way to doing any job. So that's why option A becomes absolutely correct because both are the correct in option A. Next question, guys. Again, this is the question of assertion and reason. Assertion. Each communication going up or down must flow through each positions in the line of authority. Reason are it can't be broken in any situation. I know this is the question from 14 principles by Henry Fayol, ठीक है, बट इन दोनों के प्रिंसिपल हेनरी फ्यूल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स को मिक्सअप करके भी कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको अपने माइंड की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखना होगा वहां पर। तो यहाँ पर ये कहा है कि भाई कोई भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है चाहे मैसेज लोअर लेवल टू अपर लेवल जा रहा है, चाहे कोई भी कम्युनिकेशन या मैसेज अपर लेवल टू लोअर लेवल जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल ए को कोई बात डी तक पहुंचानी है तो बीच में बी और सी एम्प्लॉय भी आता है, तो ए ये जो बात है, ये जो मैसेज है वो सीधा डी को सर्कुलेट नहीं कर सकता, उसको पहले बी को पहुंचाना होगा, बी फिर सी को पहुंचाएगा, सी फिर फाइनली डी को वहां पर कम्युनिकेट करेगा। ऐसे ही अगर डी को कोई बात करनी है ए से तो डी बायकाट नहीं कर सकता बी और सी को, उसको बी और सी को वो मैसेज भेज के फिर फाइनल वो ए के पास जाएगा। तो इस तरह से ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है, ये जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर कोई भी कम्युनिकेशन वेदर गोइंग अप और गोइंग डाउन, उसके बीच की जितने भी पोजीशंस आएंगे आपको वो पास नहीं करनी है, आपको वो बायकाट नहीं करनी है, उन सभी में से वो मैसेज होता हुआ जाएगा। सो असर्शन बिकम्स एब्सोल्युटली करेक्ट। अब रीजन आर में क्या कहा गया है कि इट कांट बी ब्रोकन इन एनी सिचुएशन, आप इस चेन ऑफ कम्युनिकेशन को किसी भी सिचुएशन में ब्रेक नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ए को डी से कोई बिल्कुल अर्जेंटली कम्युनिकेशन करना है किसी प्रोजेक्ट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो ए जो है वो बी और सी को बायकॉट नहीं कर सकता। ये कहा गया है रीजन आर में कि इट कांट बी ब्रोकन इन एनी सिचुएशन, बट दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। यहां पर साफ साफ ये कहा गया था स्केलर चेन प्रिंसिपल के अंदर कि एक कंसेप्ट होता है गैंग प्लैंक, जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई सर्कमस्टांस है, किसी सिचुएशन में जरूरी हो जाता है कम्युनिकेट करना विदाउट फॉलोइंग दिस चेन ऑफ कम्युनिकेशन, विदाउट फॉलोइंग दिस लाइन ऑफ अथॉरिटी, तो आप उस चेन ऑफ कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकते हो। लेकिन ये जो सिचुएशंस होती है ये परमिटेड होनी चाहिए बाय योर सुपीरियर कि भी आप इन सिचुएशन में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो वर्कर है, ठीक है, वो सीईओ से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको फोरमैन, सुपरवाइजर, मैनेजर से बात करनी होगी पहले। लेकिन अगर कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिनमें भी एक वर्कर का सीईओ या मैनेजर से बात करना जरूरी है, तो वहां पर ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट, इज इन द ऑप्शन डी, एंड ऑप्शन डी is absolutely correct. So sorry guys, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बिकॉज ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, इज इन द ऑप्शन सी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नॉट ऑप्शन डी। तो इस तरह से ना गाइस कई बार हम लोग एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को अच्छे से समझना है और राइट आंसर को चूज करना है। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन आर इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द प्रिंसिपल इज नॉट गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर? फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया? ऑप्शन ए इक्विटी, ऑप्शन बी ऑर्डर, ऑप्शन सी स्केलर चेन, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
सो गाइस आप ध्यान से देखिए, क्या ये प्रिंसिपल्स एफडब्ल्यू टेलर ने दिए हैं या फिर ये प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिए हैं? सो दीज प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फेयोल, नोट बाय एफडब्ल्यू टेलर। सो इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो ऑप्शन डी ये नहीं कहता कि ऑल ऑफ द अबव प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। ऑप्शन डी ये कहता है कि ऑल ऑफ द अबव प्रिंसिपल्स आर नॉट गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर। इक्विटी का मतलब होता है कि भाई सभी एम्प्लॉय को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है राइट टाइप ऑफ पीपल एट राइट टाइप ऑफ जॉब। और स्केलर चेन का मतलब हम सबको पता ही है कि वेदर कम्युनिकेशन गोइंग अप और गोइंग डाउन, ईच कम्युनिकेशन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजीशन इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी, जो अभी अभी हमने पहला क्वेश्चन किया। सो दीज थ्री प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फेयोल। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, so again the question from functional foremanship by F.W. Taylor. In functional foremanship, F.W. Taylor talked about planning in charge and production in charge. Which of the following persons is not included in planning in charge? So हमने पहले ही पढ़ा था कि भी फंक्शनल फॉर्मेनशिप को इसलिए बनाया गया ताकि 8 पर्सन इन्वॉल्व किए गए, 4 हैंडल करेंगे डूइंग वर्क को और 4 हैंडल करेंगे प्लानिंग वर्क को। तो आपको उन चारों के नाम भी याद रखने होंगे, अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग इंचार्ज एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन इंचार्ज। सो आपसे यहाँ पर मैंने पूछा है कि इनमें से कौन सा पर्सन प्लानिंग इंचार्ज में इंक्लूडेड नहीं है, आपको इस नोट का जवाब देना है। ऑप्शन ए स्पीड बॉस, ऑप्शन बी गैंग बॉस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। दैट मीन्स ये सी ऑप्शन ये कह रहा है कि भी दोनों ही जो पर्सन है वो इन्वॉल्व नहीं है प्लानिंग इंचार्ज में। एंड ऑप्शन डी टाइम एंड कॉस्ट कलर। सो गाइस यहाँ पर स्पीड बॉस एंड गैंग बॉस आर नॉट इंक्लूडेड इन प्लानिंग इंचार्ज या प्लानिंग हेड, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट है प्रोडक्शन हेड के। ठीक है, प्रोडक्शन इंचार्ज के अंडर आएंगे। तो स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन इंचार्ज, एंड टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरी, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, these 4 are the part of planning in charge. So both A and B are not included in planning in charge, but option D जो है वो included है। बट यहाँ पर नोट का जवाब देना है तो ऑप्शन बी आंसर आएगा। सो ये थे आज के हमारे एमसीक्यूज। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे और ये एमसीक्यूज आप लोगों के लिए ना साइंटिफिक मैनेजमेंट को थोड़ा और ज्यादा आप मास्टर हो जाओगे, क्योंकि आपने कंसेप्ट भी पढ़ लिया, अब आपने एमसीक्यूज भी कर लिए। सो लेवल ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर था मॉडरेट टू डिफिकल्ट, और यू कैन से हम बात कर सकते कि 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर थोड़े इजी भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस थे, जो स्टेटमेंट्स मैंने सेट की थी वो इस तरह से सेट की थी कि आप लोग थोड़े और अच्छे से यहाँ पर दिमाग लगाकर सोल्व करें। कंसेप्ट यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, हम प्रिंसिपल्स पर बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स पर एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कंसेप्ट यूज किया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय F.W. टेलर। यूजफुल टिप की बात करें तो वही है कि कोई भी कंसेप्ट जब आप करते हैं तो उस कंसेप्ट पर चाहे आप मिनिमम 5 क्वेश्चंस खुद से पूछें, लेकिन कोई भी कंसेप्ट करने के बाद उस पर कोशिश करें उस पर एमसीक्यू सोल्व करने की। उससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अभी जो टॉपिक पढ़ा था या कल परसों जब भी पढ़ा था वो आपको कितना याद है और आप उसमें कितने अच्छे से क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे हैं। सो ये था आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। आई होप ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो और ज्यादा एमसीक्यूज और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े रहिएगा एचू अंकल से। तो मिलते हैं फिर किसी और एमसीक्यू सीरीज के अंदर। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम एंड हैव अ ग्रेट लाइफ।